नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी का मैं एक बार फिर से आरडब्ल्यू परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सभी बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और विशेष रूप से बताना चाहूंगा, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी है तो आप समझ जाइए आज क्या है। और ज्यादा गहराई में जाना मत। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसकी अंतिम तिथि आ चुकी है, तो विशेष रूप से जो अभी भी सो रहे हैं, जागे नहीं हैं, वो कृपया जाग जाएं और अपना फॉर्म सबमिट कर दें। ये मौके बार बार नहीं आते, ये अवसर बार बार नहीं आते, अवसर बनाने पड़ते हैं। तो आपके पास बहुत बेहतरीन अवसर है कि एक अच्छी सर्विस की बढ़िया तैयारी करके उसको आप प्राप्त करें। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, खमा घणी, जय हिंद। चलिए आ जाइए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। बात करेंगे हम अब हमारे टॉपिक की। टॉपिक हमारा चल रहा है पॉलीगन। कुछ बातें हमने कल करी, कुछ बातें आज करेंगे और बिल्कुल ये बातें करते करते ही कब हमारा सफर समाप्त होगा, कब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, यह आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हूं, एकदम फिट हूं, अभी कोई समस्या नहीं है मुझे और आशा करता हूं आप भी स्वस्थ रहें, फिट रहें। तो कल भी हमने इसकी चर्चा करी थी कि पॉलीगन या बहुभुज जो होता है उसके अंतर्गत जो सवाल आते हैं उनमें क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, और पूरा प्रयास किया मैंने कि सूत्रों में ना उलझाकर आपको मैं प्रॉपर कंसेप्ट से सवाल समझाऊं। और जिस प्रकार से आपने रेस्पॉन्स दिया उससे पता चला कि आपके चीजें समझ में आई। हल्का सा मैं रिपीट कर रहा हूं। सूत्रों की यदि बात करें तो पहली कंडीशन, कोई भी समबाहुभुज है, समबाहुभुज है के अंतः कोणों का योग अगर हमें बताना है, अंतः कोणों का योग हमें बताना है, तो फॉर्मूला था n-2 गुणा 180 डिग्री। n भुजाओं की संख्या होगी, भुजा में से 2 कम करके 180 से गुणा कर दीजिए, या फिर दूसरा सूत्र है 2n-4 गुणा 90 डिग्री। ये 2 सूत्र हैं। किसके लिए हैं? अंतः कोणों का क्या ज्ञात करना हो, हमें योग ज्ञात करना हो कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। नंबर 2, समबाहुभुज, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण अगर हमें पता करना है तो आप गौर कर लीजिए। n मेरे पास भुजाएं हैं, भुजाएं n हैं, सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं। इस फॉर्मूले में मैं अगर भुजाओं की संख्या का भाग दे दूं तो मुझे प्रत्येक अंतः कोण की माप प्राप्त हो जाएगी। नंबर 3, बाह्य कोणों की अगर हम बात करें तो बाह्य कोणों का योग जो होता है वो होता है हमेशा कितना? 360 डिग्री। इसमें कोई बदलाव नहीं है। और यदि प्रत्येक बाह्य कोण मुझे बताना है कि बाह्य कोण है कितने डिग्री का, तो उसके लिए बाह्य कोण का टोटल हमें पता है 360 डिग्री है, तो उसमें हम किसका भाग दे देंगे? n का।
इतनी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। सूत्र मैंने एक साथ लिख दिए हैं, जिससे कि अगर आप सूत्र से सवाल करना चाह रहे हो तो कोई समस्या ना हो। बाकी इसके लिए मैंने कुछ कंसेप्ट और बताए थे आपको कि जब भी आपको अंतः कोणों का योग ज्ञात करना हो, अंतः कोणों का क्या पता करना हो, योग पता करना हो, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? भुजा में 2 की कमी करके 180 से गुणा कर दीजिए। 180 से क्या कर दीजिए? गुणा। अगर आपको अंतः कोण और वो भी प्रत्येक पता करना है, तो अंतः कोणों के योग में 18 का क्या करोगे आप? भाग देकर 2 जोड़ना है। सॉरी 2 जोड़ना है। इससे आपकी भुजाएं आएंगी। इससे क्या आएंगी? भुजाएं आएंगी। कल भी यही, क्योंकि ये सूत्र नहीं है, जोड़ना है तो भुजा प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी? भुजा। और एक कंडीशन और मैंने आपको समझाई थी कि कोई भी समबाहुभुज होगा तो उसका इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, कहने का तात्पर्य अंतः प्लस बाह्य कोण जो होगा, इनका जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। और अगर आपको अंतः कोण या बाह्य कोण दे रखा है और आप भुजाओं की संख्या या कोण प्राप्त करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आप बाह्य कोण में टोटल जो 360 डिग्री हमारा बाह्य कोण होता है, उसमें अगर आप बाह्य कोण का भाग दोगे, उसमें आप किसका भाग दोगे? बाह्य कोण का, तो आपकी भुजा आती है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आप अपने माइंड में अच्छे से रख लेना। इनकी चर्चा मैं कल कर चुका हूं, खूब अच्छे से आपको समझा चुका हूं। एक बार मुझे कमेंट में बताइए कि यहां तक आपकी चीजें समझ में आई या नहीं आई। फटाफट से कमेंट करिए, जिससे फिर मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? एक कंसेप्ट रह रहा है इसमें, बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के किसकी बात करेंगे हम? विकर्ण की। डायगोनल, यानी एक बहुभुज जो होता है उसमें विकर्ण कितने होते हैं? यस सर, जी सर, बिल्कुल। तो चीजें आपके समझ में आई हैं। अब हम बात कर रहे हैं विकर्ण की, कि एक बहुभुज जो होता है उसमें विकर्ण कितने होते हैं। तो आपके सामने एक मैंने बना दिया त्रिभुज, एक मैंने बना दिया आपके पास चतुर्भुज, और एक मैं बनाता हूं आपके सामने, मान के चलिए षटभुज है ये। अब बात ये कि विकर्ण होता क्या है, पहले तो ये चीज समझिए कि विकर्ण होता क्या है, या डायगोनल जो होगा वो हम किसे कहेंगे। तो कोई भी आपको जब आकृति मिल रही है, चाहे वो त्रिभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, तो उनका होता है जी एक शीर्ष। उनका क्या होता है जी? एक शीर्ष होता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि शीर्ष से चलने वाली वह भुजा जो दूसरे शीर्ष से मिल जाए या उसके सामने वाले शीर्ष को स्पर्श करे, तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। या बिल्कुल एक आम भाषा में मैं कहूं कि एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी? विकर्ण होगी।
त्रिभुज को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रख रहा हूं। आपके सामने एक चतुर्भुज है, यहां से मैं चला तो एक विकर्ण मैंने यहां बना दिया, यहां से मैं चला तो एक विकर्ण यहां बना दिया। यानी चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो उसमें मुझे दो विकर्ण दिखाई दिए। अब इसी प्रकार मैं गया किसमें, षटभुज में। तो देखिए ये वाला शीर्ष है, यहां से मैं चला तो एक विकर्ण ये बन गया, दूसरा विकर्ण आपका ये बन गया और तीसरा विकर्ण ये बन गया। तीन विकर्ण इससे बन गए। अब तीन बन गए, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर हम चले, यानी इस जगह में आया, इस जगह में आया तो एक विकर्ण यहां से यहां तक बना, एक विकर्ण यहां से यहां तक बना और एक विकर्ण यहां से यहां तक बना। और आगे हम बढ़े, अब आया मैं इस बिंदु पर तो एक विकर्ण यहां से यहां तक बन गया, एक विकर्ण यहां से यहां तक बन गया। अब ये वाला जो है ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आप गौर करिए, हरे रंग से जो मैंने विकर्ण बनाए हैं उनकी संख्या आई है मेरे पास 3। नीला जो रंग है उससे भी मेरे पास संख्या आई 3 और भूरा जो रंग है उससे मेरे पास संख्या आई है 2। और आगे मैं बढ़ा, ये कलर ले लेते हैं और यहां से हम चले, यहां से अगर मैं चलता हूं तो आप गौर करिए इधर की तरफ ऑलरेडी विकर्ण बना हुआ है, यहां भी ऑलरेडी विकर्ण बना हुआ है। यहां से केवल इस जगह तक एक विकर्ण जाएगा, केवल केवल एक ही विकर्ण जा रहा है हमारे पास, यहां से ये यहां तक। तो कह सकता हूं ये जो आसमानी रंग है इससे मेरा एक विकर्ण और बना। तो मैंने जब सबका टोटल किया तो विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो कुल विकर्ण बने मेरे पास कितने, 9। कितने बने, 9 बने। अब 9 विकर्ण बने हैं तो शुरुआत मैंने चतुर्भुज से करी थी। उसका कारण था इस बात का, आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना, नोट डाल के आप रख लेना कि त्रिभुज से हमारे बहुभुज स्टार्ट होते हैं, किंतु त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 या 0 होती है। विकर्णों की संख्या 0 या 0 होती है। कहने का मतलब बहुभुज या पॉलीगन जो हैं वो कहां से प्रारंभ हो रहे थे। हमारी परिभाषा क्या कह रही थी कि 3 या 3 से अधिक भुजाएं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति जो होगी वो कहलाएगी हमारी क्या, बहुभुज। तो त्रिभुज से हमने शुरुआत करी थी, पर विकर्ण की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि आप गौर करिए ये इसका शीर्ष है, अब इससे मैं विकर्ण बनाना चाह रहा हूं तो शीर्ष से शीर्ष यानी कोने से कोना मिलना चाहिए। तो अगर इसको यहां मिलाएंगे तो ये विकर्ण नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा भुजा। ये क्या कहलाएगा, भुजा। यानी इसमें 0 विकर्ण होते हैं। स्पेशली आपको इस बात का ध्यान रखना है। आयत या चतुर्भुज या वर्ग की अगर मैंने बात करी तो 2 विकर्ण आ गए। षटभुज में आपने देखा तो 9 विकर्ण आ गए। अब बात ये कि क्या मैं इस प्रकार से एक एक विकर्ण बना करके उत्तर ज्ञात करूंगा। अभी तो 6 थे मैंने बना दिए, 10 भुजा की अगर आकृति आ रही है तो क्या इस प्रकार से मैं विकर्ण बना सकता हूं। बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते, किसने मना किया है। लेकिन फिर हम एग्जाम में केवल और केवल विकर्ण ही बना पाएंगे, हमारी जो एलडीसी वाली सीट है उसको कोई और ले जाएंगे। तो उसी के लिए हमने क्या करा साहब, हमने क्या करा, बच्चों की भावनाओं को देखते हुए एक सूत्र बनाया। और वो सूत्र क्या है कि अगर आपको बहुभुज में विकर्ण बताने हैं, बहुभुज में क्या बताने हैं, विकर्ण बताने हैं, तो विकर्ण बताने के लिए सूत्र होता है जी n-3 और बटे में 2। और n जो है यहां पर वो क्या होगा, भुजाओं की संख्या होगी। n जो होगा वो होगी भुजाओं की संख्या। यानी आपको अगर विकर्ण ज्ञात करने हैं वो भी बहुभुज में,
और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जाम में कई बार पुटअप होती है। तो फॉर्मूला है n(n-3/2), n(n-3/2), और n कौन है? भुजाओं की संख्या है। आप गौर करिए, इस चतुर्भुज में n का मान कितना था? आप कहोगे सर 4 था। n का मान कितना था? 4 था। अब 4 गुणा 4 में से 3 घटाओगे, एक और भाग किसका? 2 का, तो 2 से 2 बार कट गया। मेरा उत्तर आ गया जी 2। मेरा उत्तर आ गया जी 2। जब मैंने इस चित्र को देखा तो ये षटभुज है, n की वैल्यू 6 है। 6 में से 3 घटाऊंगा, 3 भाग दिया 2 का, 2 से मैंने काट दिया, 3 तिया 9, विकर्ण आ गए मेरे पास 9। अब चाहे वो मुझे कितनी भी भुजाएं दे दे, हर कंडीशन में मैं विकर्ण ज्ञात कर सकता हूं। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फटाफट से कमेंट में अपना प्यारा प्यारा सा एक मैसेज, अपना रेस्पॉन्स भेज दीजिए कि चीज आपके समझ में आ गई, एकदम बेहतरीन तरीके से, परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई। फिर मैं आपको सूत्र भी बता दूंगा कि अगर सूत्र याद नहीं है बाई चांस तो क्या करना है, कैसे सूत्र का निर्माण हुआ। तो आप गौर करिए, ये एक पंचभुज है। अब पंचभुज की हम बात करें, पंचभुज की हम बात करें कि पंचभुज में मुझे विकर्ण ज्ञात करने हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला है कि n की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 5 में से 3 कम करेंगे 2, और 2 का ही भाग देंगे, 2 से 2 कट गया, कुल विकर्ण कितने आ गए? 5 आ गए। अब ये कैसे आए कि सर आप ही ने तो बताया है कि ये फॉर्मूला है भाई, n(n-3/2), ये फॉर्मूला है इस बिल्कुल 5 विकर्ण हिसाब 5, इसका रिजल्ट हो गया, ये सूत्र है, आप ही ने तो बताया। लेकिन इस सूत्र में ये n(n-3) क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गौर करो, एक शीर्ष तो ये है। अब इस शीर्ष से अगर मैं विकर्ण बनाना चाह रहा हूं तो आप गौर करो, एक विकर्ण ये बना के नहीं बना? देखो आप आराम से, आप कहोगे बिल्कुल सर बनाए ना, क्यों नहीं बनाए? ये देखिए आप खूब आराम से ये रेखा जा रही है, और एक विकर्ण ये बन गया, और एक विकर्ण ये बन गया। तो आप गौर करोगे, तो आप गौर करिए, जब एक शीर्ष से, ध्यान देना, जब एक शीर्ष से मैं विकर्ण बनाने का प्रयास करता हूं तो उस शीर्ष के अलावा कितने शीर्ष होते हैं, कितने बिंदु होते हैं जहां वो विकर्ण का निर्माण नहीं कर रहा। तो एक शीर्ष तो ये हो गया मेरा, दूसरा शीर्ष मेरा ये हो गया जिससे ये विकर्ण नहीं बना रहा, और तीसरा शीर्ष ये हो गया जिससे ये विकर्ण नहीं बना रहा है। ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस शीर्ष से मैं चलना शुरू करता हूं तो ये सामने जो विकर्ण बना रहे हैं, इस विकर्ण को बनाने के अलावा जो पॉइंट बच रहे हैं वो 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां वो विकर्ण नहीं बना रहा है। और मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलिए ये एक षटभुज है, ये एक षटभुज है। अब बात ये कि षटभुज जो विकर्ण बनाएगा, तो मैं इस पॉइंट से चला तो इसने यहां एक विकर्ण बनाया, यहां एक विकर्ण बनाया, और यहां एक विकर्ण बनाया। तो एक पॉइंट तो मेरा ये रह गया जी, दूसरा पॉइंट ये रह गया जी, क्योंकि वो खुद से थोड़ी बनाएगा, और तीसरा पॉइंट ये रह गया जी। तो इस बात से आप समझ पाए होंगे कि जब भी हम बहुभुज में विकर्ण बनाने की प्रयास करते हैं तो जिस शीर्ष से वो चलना प्रारंभ करता है, एक तो स्वयं के साथ नहीं बनाएगा, और एक उसके दाईं तरफ वाला और एक उसके बाईं तरफ वाले जो शीर्ष होते हैं उनसे वो विकर्ण का निर्माण नहीं कर पाता है। और निर्माण क्यों नहीं कर पाता है? उसका कारण है क्योंकि ये क्या होती हैं? भुजा होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या बना रही हैं? भुजा बना रही हैं। यही चीज यहां पर भी है। और जब ये भुजा बना रही हैं तो अब आप सोच लीजिए, वो 3 पॉइंट हर बार कम कर रहा है, 3 पॉइंट हर बार कम कर रहा है, इसलिए भुजा में से कितने कम कर दिए? 3 कम कर दिए। अब 3 जो कम कर रहे हो वो आप भुजा में से ही तो कर रहे हो, तो ये भुजा भी आ गई, तो ऊपर का काम फ्री हुआ। n(n-3) कैसे आया? ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई। तो अब मैं ये कहूं कि 2 कैसे आया सर? अब ये 2 का भाग क्यों दे रहे हो आप? ये 2 का भाग क्यों दे रहे हो? अब 2 का भाग क्यों दे रहे हो उसका कारण मैं समझाता हूं। उसका कारण यह है कि जैसे ये मेरा विकर्ण बन गया, अब मैं इस जगह से आया तो एक विकर्ण ये बन गया जी, और एक विकर्ण ये बन गया।
आ गया। जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, इसको मैं अलग कलर से लेता हूं, जब मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो इससे एक विकर्ण तो ये बन गया, ये तो बन गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये वाला जो विकर्ण है ना, ये वाला, इसको ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूं, इसको मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, काउंट। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस विकर्ण को बनाऊंगा तो ये दूसरी बार गिना जाएगा। ये कौन सी बार? दूसरी बार गिना जाएगा। और अगर हम बात करें, जब मैं इस पॉइंट पे आता हूं तो आप गौर करिए, ये विकर्ण मैं ऑलरेडी गिन चुका हूं, ये वाला विकर्ण मैं ऑलरेडी गिन चुका हूं। तो इनमें स्थिति ये होती है, जैसे जैसे मैं पॉइंट छोड़ता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, कुछ विकर्ण ऐसे होंगे जो दो दो बार काउंट होंगे, कुछ विकर्ण क्या होंगे, दो दो बार काउंट होंगे। कहने का तात्पर्य प्रत्येक विकर्ण जो होगा वो डबल बार काउंट होगा। इसलिए बटे में क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। बटे में क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। बादशाह जी कह रहे हैं सर क्वाड्रल में, तो बेटा क्वाड्रल जो होता है उसमें भी तो यही कंडीशन हो रही है, क्वाड्रल जो हो रहा है उसमें भी तो यही कंडीशन बनी। मैं इस सी से वर्टेक्स से ये विकर्ण बनाता हूं, बन गया। तो एक तो पॉइंट यही हो गया, इसने जो विकर्ण बनाया दूसरे पॉइंट से बनाया, खुद से नहीं बनाया। फिर इसी प्रकार ये वाला जो शीर्ष है, ये जो वर्टेक्स है, इससे ये विकर्ण नहीं बना रहा, इससे ये क्या बना रहा है, भुजा बना रहा है। क्या बना रहा है, भुजा। और इसी प्रकार ये वाला जो वर्टेक्स है तीसरे नंबर का, ये भी विकर्ण नहीं है, ये भी क्या है, भुजा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्वाड्रल दे रहा आपको, पेंटागन दे रहा, हेक्सागन दे रहा है। कुल मिला के जो कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हुआ होगा। अब मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ पाए कि अगर विकर्ण ज्ञात करना है तो सूत्र n(n-3/2 है। और साथ में मैंने आपको यह भी सिखाया कि सूत्र बना कैसे। और अगर आप प्रॉपरली याद रखना चाह रहे हो कि नहीं सर सूत्र याद ना रख करके हम इसको एक लैंग्वेज में याद रखें, तो बहुभुज में विकर्ण ज्ञात करने के लिए, विकर्ण ज्ञात करने के लिए भुजा को उससे तीन कम संख्या से गुणा करके 2 का भाग देना है, या फिर आधा कर देना है। यह आप एक भाषा के रूप में भी याद रख सकते हो। यस सर बेस्ट है, इसमें त्रिभुज का भी आंसर 0 आ जाता है। बिल्कुल इंसाफ जी, वो इसीलिए 0 होता है क्योंकि त्रिभुज जो है उसमें 0 क्यों बन रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज का अगर ये मैं पॉइंट लेता हूं तो ये खुद से क्या नहीं कर पाएगा, विकर्ण नहीं बना पाएगा। दूसरा पॉइंट है उससे नहीं बना पाएगा, तीसरा पॉइंट है उससे नहीं बना पाएगा। यानी एक शीर्ष स्वयं को शामिल करके कुल मिलाकर 3 पॉइंटों पर विकर्ण नहीं बना पाता है। तो उसमें तो पॉइंट ही 3 है, वर्टेक्स ही 3 है, शीर्ष ही 3 है, तो इसका मतलब उसमें विकर्ण बनेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। इसी बात पर बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और पहले प्रश्न का आप मुझे कीजिए आंसर कि पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से। प्रश्न मेरा है 27 भुजाओं वाले बहुभुज में भुजा कितनी दी है आपको, 27 दी है। क्या बताना है, विकर्णों की संख्या, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 27 साइडेड पॉलीगन। क्या वो 320 होंगे, क्या वो 324 होंगे, 322 होंगे, या 325 होंगे? आंसर मेरे पास आए। रट्टा नहीं मारना है, सूत्रों में ज्यादा नहीं उलझना है। भुजाएं दे दी 27, 27 जो भुजाएं हैं उसमें कितने की कमी, आप कहोगे सर 3 की कमी करा तो 24, और भाग किसका, 2 का, 2 से कट गया 12 बार। अब ध्यान देना, मैं जानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, बहुत लगन से मेहनत कर रहे हो, लेकिन शुरू से मैं एक बात बोलता आया हूं कि हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है।
हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब मुझे 27 को 12 से गुणा करना है, 27 को 12 से गुणा करना है। आप सब जानते हो कि 12 का पहाड़ा क्या होता है। लेकिन अगर मुझे ऐसी स्थिति मिलती है कि मुझे पूरा गुणा करना ही ना पड़े, तो मैं गुणा क्यों करूं? क्यों? देखो, मैं 12 को 27 से गुणा करूंगा तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी मेरा जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक जो होगा वो 4 आएगा। 4 वाला मुझे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, मैं आगे हल नहीं करूंगा। मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरा मस्तिष्क, मेरा ज्ञान ये कहता है कि मैं क्यों गुणा करूं पूरा, जब मेरा इकाई अंक से उत्तर आ रहा है। अब आप कहोगे सर 12 तो बहुत छोटी संख्या है, इसमें इकाई अंक लगाने की क्या आवश्यकता है, इसको तो हम गुणा ही कर लेंगे। बिल्कुल आप गुणा कर लोगे, ऑलरेडी बोला है कि आप अच्छे विद्यार्थी हो। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती है ना, वहां ये चीज बहुत कारगर होती है। और ये तभी आप आती है जब आप छोटी छोटी चीजों से क्या करोगे, शुरुआत करोगे, बाकायदा गुणा करोगे। तो 324 ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 324। और थोड़ा सा 1 मिनट आपका मैं लेना चाहूंगा। देखिए, आपने RWA पे जो विश्वास बनाया है, वो विश्वास किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में हम टूटने नहीं देंगे। पहली बात, कल्चर की आपकी 2 दिन से क्लास नहीं लग पा रही थी, आज 8 से 9 राम सर ने आपकी कला संस्कृति की क्लास ली है। RWA हमेशा आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं देखता हूं टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आते हैं, बच्चे यहां भी कमेंट करते हैं और ऐसे सवाल करते हैं जिनका कोई तुक नहीं बन रहा वर्तमान समय में। कैसे नहीं बन रहा? जैसे एक विद्यार्थी ने जस्ट अभी कमेंट किया, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको बताई नहीं उसको मैं डायरेक्ट कैसे समझा सकता हूं? बस यही चीज है। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि टीचर कब क्या चीजें बता रहा है, ये चीज आप देख लिया करो। अब कंडीशन क्या है, समझो थोड़ी सी बात को मेरी, कि सर कोर्स टाइम पे हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। सर लेवल बढ़ाओ, सर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे, सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये हमें कौन बता रहा है? आप समझिए, ध्यान दीजिए, बुरा मत मानना, माइंड मत करना मेरी बात का। मैं कड़वा सत्य बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा सत्य। हमें यह चीज ऐसा बच्चा या ऐसा विद्यार्थी सलाह दे रहा है जो खुद हमसे पढ़ रहा है, और वो हमें बता रहा है ऐसा पेपर नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य RPSC बोर्ड है, RSSB बोर्ड है, उनका अध्यक्ष वो बन जाते हैं कि नहीं, हम ऐसा पेपर नहीं बनाएंगे, हम ऐसा पेपर बनाएंगे। अरे हम में बुद्धि है बेटाओ, हम में भी ज्ञान है, हम में भी नॉलेज है, हम खूब अच्छे से जानते हैं। राजस्थान की टीम आपको पढ़ा रही है, और RSSB RPSC क्या पैटर्न लेकर आ रही है हमें खूब पता है। वो किस प्रकार का देगा। 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते, पहली बार मैंने देखा। अभी एक पेपर हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जमादार का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है। पहली बार मैंने देखा कि CI के क्वेश्चन दे रहा, 4 डेटा दे रहा है, अलग अलग 4 डेटा CI के, और 4 ही उनके आंसर है, और उनमें कूट मिलान करवाना है। ऐसा सवाल, यानी एक सवाल में 4 सवाल हैं। तो हमें पता है कि हमें आपको चीजें कैसे समझानी है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी लेवल पर आपको लेके जाएंगे, लेकिन कब लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, वो हमें तय करना है। उसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अनुरोध है, एक छोटा भाई मान लीजिए मुझे, एक अनुज मान के मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमें हमारा कार्य करने दें। आप लोग जो ये करते हो ना कि सर ये नहीं, अब कल भी मुझे बहुभुज का किसी बच्चे ने टेलीग्राम पे 2 क्वेश्चन भेजे कि सर आप बता रहे हो तो क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं, जब हम करते हैं तो नहीं होते। अरे तुम क्वेश्चन कहां कर रहे हो? यही बहुभुज पॉलीगन ऐसा टॉपिक है कि अगर आप SSC CGL के प्रश्न ले लोगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी आएगी। तो हमें हमारा लेवल स्टैंडर्ड भी देखकर चलना पड़ता है कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं।
उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तब जाकर चीजें अच्छी बनेगी। और ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं नहीं कहूंगा, लेकिन आज मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लग जाए, लेकिन जिस दिन आप पेपर दोगे ना, उस दिन मेरी एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको याद आएगा। मैं इस चीज की कसर आपको छोड़ूंगा ही नहीं कि आपका प्रश्न बाहर चला जाए। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना डेडिकेशन दे रहे हो। आज जो बातें हो रही है ना, ये करो और वो करो, बाद में जब पेपर आएगा ना तो उनसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नॉर्मल चीजें हैं उनको यदि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो जब तक नॉर्मल नहीं समझोगे तब तक बड़ी चीजों पे कैसे पहुंचोगे। इसलिए इन चीजों का ध्यान दो। बिल्कुल आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट, हर चीज बेस्ट मिलेगी। और हो सकता है कल आपकी मैराथन भी लगे, सारे जितनी भी समस्याएं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है, पहला प्रश्न आपके साथ हमने बड़े प्रेम से किया। अगला प्रश्न है, एक 19 भुजा में विकर्णों की संख्या कितनी है? भुजा कितनी दे रखी है? 19 दे रखी है। भुजा कितनी दे रखी है? 19 दे रखी है। और उसमें हमें क्या बताना है? विकर्ण बताना है। क्या बताना है? विकर्ण। तो अभी आपको बताया है, सूत्र आप याद रखो, कोई समस्या नहीं है। भुजा कितनी दी मुझे? 19 दी। 19 दी। 19 में से 3 कम करूंगा, 16। भाग किसका? 2 का। 2 का भाग दिया 8 बार। 8 नाम 72। 72 मतलब 2 मिल रहा है। बिल्कुल सर मिल रहा है, बिल्कुल सर मिल रहा है। 152 मेरा आंसर हो जाता है। 2 मुझे मिल रहा है, 152 मेरा उत्तर हो जाता है। वैसे पहाड़ा बोलना चाहोगे तो 19 अट्ठे 152 ही तो होते हैं, लेकिन ये चीजें आपको परीक्षा में मिलेंगी। स्पेशली क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावलियां होती हैं, जो बहुत टिपिकल प्रश्नावलियां होती हैं, वहां यूनिट डिजिट कितनी काम में आएगी, ये आपको मैं जब सवाल कराऊंगा तब पता चलेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में, अब देखो कितना प्यारा सवाल है। एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, अब मेरी बात को अच्छे से समझना। बहुभुज में विकर्ण डायगोनल जो हैं वो मुझे दे दिए 20, और मुझे बतानी है एन, यानी भुजाएं कितनी होंगी। अब आप गौर करिए, मुझे विकर्ण 20 दिए हैं, विकर्ण 20 दिए हैं, तो मेरा नियम कहता है n(n-3/2), ये सूत्र है सर विकर्ण का। तो ये बराबर हो गया किसके? 20 के। ये बराबर हो गया किसके? 20 के हो गया। 20 के हो गया तो कंडीशन क्या है? मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो n² - 3n बराबर, वज्रगुणन करेंगे तो 20 तिया 60 आ गए। 20 तिया कितने आ गए? 60 आ गए। सॉरी, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। 40 का पक्षांतरण किया, n² - 3n - 40 बराबर 0। याद कीजिए, याद कीजिए, 9वीं 10वीं में जब आपने सवाल किए होंगे, 9वीं 10वीं में जब आपने सवाल किए होंगे, तो आपने ऐसे गुणनखंड हल किए होंगे जिनमें अंतिम संख्या के ऐसे टुकड़े बनाए होंगे जिनको गुणा करने पर दी गई संख्या आ जाए, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या। तो 40 के टुकड़े करे तो आप कहोगे सर 40 के टुकड़े हो जाएंगे 8 और 5, 8 और क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 8 और 5 टुकड़े हो रहे हैं, तो मैं से लिखूंगा n² - 8n - 5n - 40। यहां मैंने n कॉमन लिया, n - 8 आ गया। यहां +5 कॉमन लिया, यहां भी n - 8 आ गया। और बराबर में 0 तो चल ही रहा है, बराबर में 0 चल रहा है। एक वैल्यू n - 8 आई, एक n + 5 बराबर 0 है। अब ये उठ के उधर जाएगा तो n बराबर 8 आएगा, और ये जाएगा तो n बराबर -5 आएगा। भुजाओं की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, यानी मेरा राइट आंसर होगा क्या? 8। मेरा राइट आंसर होगा कितना? 8। राइट आंसर हो गया मेरा 8। 8 मेरे प्रश्न का आंसर हुआ, यानी इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन क्या आप इस प्रकार से ये तरीका यूज करोगे एग्जाम में? क्या ये तरीका यूज करोगे? तो आप कहोगे नहीं सर, इस तरीके से तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। अब समझिए, अगर आपको प्रश्न में दे दी जाए विकर्ण और वो पूछे आपसे भुजा, तो आप कैसे सवाल को जल्दी हल कर सकते हो? तो उसके लिए आपके पास 2 कंडीशन है। उसके लिए आपके पास 2 कंडीशन है, और वो 2 कंडीशन क्या क्या हैं वो आप देखिए, ध्यान से समझना, इधर ध्यान देना, मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा। एक कंडीशन तो होती है ऑप्शन, ऑप्शन की मैं यहीं से बता देता हूं। एक कंडीशन तो है ऑप्शन, कि आप उत्तर किससे निकाल सकते हो? ऑप्शन से।
अब आप कहोगे सर ऑप्शन से कैसे, सर बाय ऑप्शन ठीक होगा ना सर? बिल्कुल ममता जी, यही मैं समझा रहा हूं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो कि 5 है तो 5 में से 3 कम करोगे 2 और 2 का भाग। अगर 5 भुजा होती तो विकर्ण भी कितने होते? 5 होते। सूत्र है n गुणा n माइनस 3/2। 5 है तो 5 में से 3 कम किया, 2, 2 का भाग दिया 5। 6 है, 6 में से 3 कम करोगे 3 भाग 2 का, 2 तिया 6 तो विकर्ण होते 9। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। 8 पर मैं आता हूं तो 8 को गुणा करूंगा 5 से और भाग दूंगा 2 का, 2 से कटा 4 बार, तो यहां मेरा रिजल्ट आ रहा है 20। अगर 8 भुजा होती हैं, अगर 8 भुजा होती हैं तो उसमें कितने विकर्ण होते हैं? 20 विकर्ण होते हैं। और प्रश्न भी तो यही कह रहा है कि 20 विकर्ण होते हैं। और मेरे पास बिल्कुल कमेंट भी यही आ रहे कि बाय ऑप्शन मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर क्या इससे बढ़िया कोई मेथड मिल जाए, इससे अलग तरीका मिल जाए, तो हम वो काम में नहीं ले सकते। अब वो तरीका क्या है समझो। यदि विकर्ण देकर भुजा पूछे तो विकर्ण देकर भुजा पूछे तो क्या करना है? विकर्ण का दुगना, विकर्ण के दुगने के ऐसे विभाजन करें जिनमें 3 का अंतर हो, बड़ा टुकड़ा उत्तर होगा। बड़ा टुकड़ा क्या होगा? उत्तर होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहने का मतलब अगर प्रश्न में आपको विकर्ण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? विकर्ण दे रखे हैं, तो उसका आपको दुगना करना है। उसका आपको क्या कर देना है? दुगना कर देना है। और दुगना करने के बाद उसके 2 टुकड़े ऐसे कर लेना जिनमें हमेशा 3 का अंतर हो, जिनमें हमेशा अंतर कितने का हो? 3 का हो। और उसमें बड़ा जो टुकड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। अब आप गौर कर लीजिए, यहां ध्यान दे लीजिए, जो मैंने आपको सवाल समझाया उसी सवाल को अगर मैं दोबारा लूं, तो कंडीशन क्या है? अब आप ध्यान दीजिए कि मेरे को संख्या मिली 20। 20 का अगर दुगना करोगे तो वो कितना होगा? आप कहोगे सर 40 होगा। 40 के ऐसे टुकड़े करने थे जिनमें 3 का अंतर हो, तो टुकड़े होंगे 8 और 5। बड़ा टुकड़ा कौन है? 8 है। तो बस यही मेरा आंसर है। बड़ा खंड कौन है? 8 है। तो यही मेरा आंसर है। इस प्रकार से भी आप सवाल को कर सकते हो। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए ये कंसेप्ट आपके समझ में आया या नहीं आया। बाय ऑप्शन आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक तरीका और मैंने बता दिया कि अगर आपको विकर्ण देकर भुजा पूछ रहा है तो आपको करना क्या है कि विकर्ण का दुगना करके ऐसे टुकड़े कर दीजिए जिनमें कितने का? जिनमें 3 का अंतर हो। बड़ा ऑप्शन आपका आंसर है। अगला प्रश्न इसी प्रकार का है। एक समबाहुभुज में 54 विकर्ण है। कितने विकर्ण है? 54 विकर्ण है। उसके अंतः कोणों का योग क्या है? भुजा नहीं पूछ रहा, अंतः कोणों का। तो देखो 54 विकर्ण है, दुगना करूंगा तो 108 आ गया मेरा। 108 के 2 टुकड़े ऐसे करूं जिनमें 3 का अंतर है, तो 12 और 9। 12 और 9 है तो भुजा कितनी हो गई जी? आप कहोगे सर 12 हो गई। 12 और 9 का अंतर 3 है, तो बड़ा खंड मेरी भुजाओं को बताएगा, तो भुजा आ गई 12। अब देख लीजिए, आप बाय ऑप्शन करना चाह रहे थे ना, सवाल एग्जामिनर ऐसे उलझा देगा कि सब ऑप्शन धरे रह जाएंगे। सब ऑप्शन क्या है? धरे रह जाएंगे। आप देख लीजिए 12 भुजा आ गई और मुझे अंतः कोणों का क्या बताना था? योग। मैंने बताया था भुजा में 2 की कमी करके उसको 180 से गुणा कर देना आपका आंसर है। तो आंसर आ गया मेरा 1800 डिग्री। बोलो फटाफट से थम्स अप करके बताओ मुझे बात समझ में आई कि नहीं आई। देख लीजिए कितना सा टाइम लगा है आपको, देख लीजिए।
कंसेप्ट यदि क्लियर है तो सेकंडों में सवाल उतर जाएंगे। अब आप ऑप्शन से विकर्ण का पता करते, भुजा का पता करते, तो करते कहां से? अब यहां पता करते कि 1800 डिग्री जो होता है वो कौन से बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है, 1200 किसका होता है, 960 किसका होता है, 1440 किसका होता है। इनका पता करके आप भुजा ज्ञात करते, उस भुजा से फिर विकर्ण को कंपैरिजन करते कि विकर्ण जो है वास्तविकता में वो है कि नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि जो विकर्ण या डायगोनल जो मिल रहे हैं उसका दुगुना करो, दुगुना करने पर जो भी संख्या आएगी उसके हमेशा दो टुकड़े ऐसे कर लो जिनमें 3 का अंतर होना चाहिए, और बड़ा टुकड़ा आपकी भुजा की क्या हो जाएगी? संख्या। आशा करता हूं कि इस कंसेप्ट को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिल रहा है। मिल रहे हैं सूत्र, मिल रहे हैं, सूत्रों के द्वारा हम कर रहे हैं सवालों को, लेकिन वही बात कंसेप्ट पूरा क्लियर कैसे हो, एक एक चीज को मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, अभी लेटेस्ट आया हुआ सवाल है। P1 और P2 दो सम बहुभुज हैं। P1 और P2 दो सम बहुभुज हैं, बिल्कुल जी। एक P1 है और एक P2 है। P1 के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है? 1800 डिग्री है। ध्यान दीजिए, 1800 डिग्री आंतरिक कोणों का योग है। मैंने आपको सिखाया था 18 का भाग देना, 0 से कोई लेना देना नहीं है। 18 का भाग देते हो तो 10 आता है, और 10 में मैं 2 और जोड़ दूंगा तो इसमें भुजा हो गई 12, इसमें भुजा हो गई 12। ध्यान से समझ लीजिए, मुझे आंतरिक कोणों का योग 1800 डिग्री दिया गया, तो मैंने आपको सिखाया है कि जो कोणों का योग होता है उसमें 18 का भाग दे देना, जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 जोड़ने पर मुझे भुजा प्राप्त हो जाती है, यानी P1 में 12 भुजाएं हैं। आगे वो कह रहा है P2 का प्रत्येक अंत्य कोण उसके बाह्य कोण से 120 डिग्री अधिक है। P2 के लिए वो क्या कह रहा है कि उसका अंतः और बाह्य जो होगा उनका अंतर कितना है? 120 डिग्री है। अब वो कह रहा है P1 और P2 की भुजाओं की संख्याओं के बीच का क्या ज्ञात कीजिए? अंतर, यानी P2 की भुजा और चाहिए। अब P2 में मुझे दो चीजें मिल गई, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर होता है 180, और इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर दे रहा है वो 120। और ये आप पता कर लीजिए कि बाहर का जो कोण है वो कितने डिग्री का है। तो 180 और 120 का अगर आप अंतर लोगे तो अंतर लेते हो 60 आएगा। 60 में 2 का भाग दोगे, 60 में 2 का भाग दोगे, 60 आ गया। चलो यहीं से काम खत्म। 60 में 2 का भाग दीजिए तो 30 डिग्री आपका कोण आता है। कौन सा कोण आता है? ये बाह्य। 30 डिग्री कौन सा कोण आ रहा है? बाह्य। बाह्य कोण आ रहा है तो 360 डिग्री में मैं अगर 30 का भाग देता हूं तो यहां भी मेरी भुजा कितनी आ रही है? 12। और मुझे इन दोनों भुजाओं का अंतर बताना था जी, और 12 में से 12 घटाएंगे तो मेरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। 12 में से 12 घटाएंगे तो मेरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। 100 होगा सर 180 कहां से आ गया? 180 कहां से आ गया? 180 बेटा कल ही मैंने बताया है, आज भी बताया है कि अंत्य और बाह्य कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180। 100 होगा सर। जगदीश गहलोत जी, इस चीज को मैं समझा देता हूं। जो आंतरिक कोणों का योग होता है बिल्कुल उसमें 18 का भाग दोगे तो 100 आएगा, लेकिन मैंने ये भी कल आपको बताया है कि अंतिम जो 0 होती है उसको आपको काउंट नहीं करना है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो 18 का भाग 180 में दोगे तब आएगा। सर अगर विकर्ण का दुगना करने पर 3 के अंतर के टुकड़े ना हो तो कैसे करें? तो बेटा सूत्र लगेगा, n(-3/2) से करना पड़ेगा, और टुकड़े वहां भी करने पड़ेंगे। तो ये चीज तो कहो ही मत कि सर 3 के टुकड़े नहीं हो तो कैसे करेंगे, वो तो करने ही पड़ेंगे, चाहे आप फॉर्मूले से कर लो या फिर इसका प्रयोग करके कर लो, करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अगला है, यदि एक समबाहुभुज के अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग उसके बहिष कोणों के योग के 4 गुना के बराबर है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या कहता है सुन लीजिए, यदि एक समबाहुभुज के अंत्य कोणों का योग उसके बहिष कोण के योग का 4 गुना है। समबाहुभुज मुझे पता नहीं है, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है। अब वो कह रहा है कि अंत्य कोणों का योग उसके बहिष कोणों के योग के 4 गुने के बराबर है। तो अंत्य कोणों का योग आप जानते हो 360 डिग्री होता है।
इसका ये 4 गुना होगा जी। 36 चौके 144, तो 1440 डिग्री क्या होगा? अंतः कोणों का योग होगा। 1440 डिग्री अंतः कोण। सर ये 5 नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार। ठीक है, मैं भी बताता हूं, तो इसको देख लीजिए जब तक आप। 360 का 4 गुना 1440 है। अब इसमें मुझे क्या बताने थे? ध्यान दीजिए, विकर्ण बताने हैं। क्या बताने? विकर्ण। विकर्ण बताने हैं तो कहीं ना कहीं मुझे पहले भुजा पता करनी पड़ेगी। तो जो मैंने अभी सिखाया है, इसमें 18 का भाग दे दो। 18 अट्ठे 144 होते हैं, तो 8 + 2 करोगे, भुजा कितनी हो गई? 10। ये मैं बता चुका हूं कि लास्ट के जीरो को इग्नोर कर दिया करो, उस पर ध्यान मत दिया करो, यानी इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जो जीरो आ रहा है। 10 भुजाएं विकर्ण बताने, तो 10 गुणा कितना? 7/2। 2 से कटा 5 बार, 7 पंजे 35। 7 पंजे 35 विकर्ण होंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए क्या चीज यहां पर थी। एक समबाहुभुज के अंत्य कोण, यानी अंदर जो कोण है, इंटीरियर जो एंगल है, उनका योग बाहर के कोणों के योग का कितना गुना है? 4 गुना। अब बाहर के कोणों का योग तो आप जानते हो अच्छे से 360 ही होता है। 360 का ये 4 गुना है, तो 1440 होगा। 1440 में 18 का भाग दें। हाँ बिल्कुल, 360 बाहर का होता है, तो उसका 4 गुना करोगे तो 1440 अंदर का आ गया। उसमें 18 का भाग दिया तो 8 आया। 8 जो इतनी बार भाग जाता है उसमें हमेशा 2 जोड़ना, ये मैंने बताया है। तो भुजा आ गई 10, और भुजा 10 आ गई तो विकर्ण आप आराम से निकाल सकते हो। एक बार 5 के लिए कह रहे थे कि सर 5 को दोबारा से बता दीजिए। चलो 5 को एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, फिर से देख लीजिए। वो कह रहा है P1 में P2 दो समबाहुभुज हैं, P1 के सभी अंत्य कोणों का योग कितना है? 1800। P1 की मैं बात करूं, अंत्य कोणों का योग 1800 है। मैंने कहा भुजा पता करनी है तो अंतिम जीरो को इग्नोर मारो, उससे कोई लेना देना नहीं है। 18 का भाग दे दो। 18 का भाग दिया 10, 10 में 2 और जोड़ दो तो इसमें भुजा आ गई 12। इसमें भुजा आ गई कितनी? 12 आ गई। इसमें भुजा कितनी आ गई? 12। अब P2 के लिए क्या कह रहा है? P2 का प्रत्येक अंत्य कोण उसके बाह्य कोण से 120 डिग्री अधिक है। P2 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, किसी भी बहुभुज के अंत्य कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अंत्य कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, और अंतर वो खुद कह रहा है कि अंतर कितना है? 120 डिग्री है। अंतर कितना है? 120 डिग्री। ये तो आपको दे रहा है ना प्रश्न में वो। अब मैंने ये चीज आपको कई बार समझा दी है कि दो संख्याओं का योग आपके पास हो और दो संख्याओं का योग और अंतर हो, तो छोटा मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों संख्याओं का अंतर लेकर 2 का भाग दे दो। तो 60 में 2 का भाग दोगे तो कोण आ गया 30 डिग्री। कोण आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री क्या आ गया? बाह्य कोण आया। 30 डिग्री कौन सा कोण मिला मुझे? बाहर का कोण मिला, और वो भी कितना डिग्री? तो बाहर के सभी कोणों का योग 360 होता है। अगर उसमें 30 डिग्री का भाग दोगे आप, तो यहां भी भुजा कितनी आएंगी? 12 आएंगी। अब यहां भी 12 भुजाएं, यहां भी 12 भुजाएं, इनका अंतर ही तो बताना था। तो अंतर कितना आया? 0। अंतर कितना आया? 0 आया। 7 कहां से आया सर? निर्मल भाटी जी, 7 कहां पर है बेटा इसमें? 7 तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। अच्छा, ये क्या बात है? देखो, अब ये देखो साहब, अब ऐसे सवाल करते हैं ना तब बड़ा समस्या होती है। क्लास में लेट आएंगे, n(n-3/2) विकर्ण का फॉर्मूला है, और n की वैल्यू यहां मुझे मिल रही है 10। ऐसे आए बेटा ये साहब। 8 में हम 2 ही क्यों जोड़ते हैं? दिनेश जिलोवा जी, दिनेश जी क्लास कल की दोबारा पढ़ना, तब आपके समझ में आएगा कि 2 क्यों जोड़ते हैं। ये बीच में क्लास लेने के यही परिणाम होते हैं। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है? 30 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण की माप 30 डिग्री है, बहुभुज की संख्या, तो भुजाओं की संख्या 12। जस्ट अभी तो किया है, जस्ट अभी तो ही किया है। बाह्य कोणों का योग होता है हमेशा 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। और बाहर का कोण 30 दे रहा है, तो 30 का भाग दोगे तो 12 भुजाएंगी टोटल। और यही मेरे प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट है, एक समबाहुभुज के लिए
अंतः कोणों का योग, ध्यान से समझिए, अंतः कोणों का यानी अंदर के इंटीरियर जो एंगल है उन सबका टोटल, उसके बाह्य कोणों के योग से कितना अधिक है? 50% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x डिग्री है, x का मान क्या होगा? अब आप देखो, एक तो अंतः कोण है, कौन से कोण है? अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल। एक है जी हमारे बाह्य कोण, एक है जी हमारे बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। क्या कह रहा है ध्यान से समझो, छह को भी एक बार फिर से बताओ। ठीक है राहुल, अभी बताएंगे बेटा, इस पे ध्यान दे पहले। उसके बाह्य कोणों के योग से 50% क्या है? अधिक है। अगर बाह्य कोण 100 की वैल्यू में है तो 100 से ये 50% क्या होगा? अधिक होगा। 50% अधिक होगा तो आप कहोगे सर ये 150% होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। खुद ही तो कह रहा है बाह्य कोणों का जो योग है उससे 50% अधिक है अंतः कोण, और बाह्य कोणों का योग आप जानते हो कितना होता है? 360 होता है। तो पहले मैं इनका अनुपात बना लेता हूं, 50 से कटा 2 बार और 50 से कटा 3 बार। ये मेरे पास अनुपात आ गया। 2 की वैल्यू 360 होगी, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 360 होगी। अब ये मत पूछना कि ये 360 कहां से आ गया, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये ध्यान रख लेना। हाँ, अगर ये पूछ लिया ना कि ये 360 कहां से आया सर, तो पक्का मान के चलना ये जितने नाम दिख रहे हैं ना, तुम सबका नाम लिख जाऊंगा और मैं कर लूंगा आत्महत्या फिर। क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो 2 से 360 कितना होता है? 180। तो यहां भी 180 करोगे तो अंतः कोणों का योग 540 डिग्री आ गया। अंतः कोणों का योग कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। कितना आ रहा है? 540। अब थोड़ा बहुत अगर आपने चीजें पढ़ी हो तो 540 पंचभुज का होता है, पंचभुज का होता है तो 108। किसका भाग? 108 का। 108 डिग्री का क्या हो जाएगा? मेरा भार का कोण हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? कैसे आई वो भी मैं बता देता हूं। कहीं अब फिर समझो सर 540 से 540 अगर अंत्य कोणों का योग आ रहा है, 18 का भाग दूंगा, 0 को इग्नोर मारना है, तो 18 3 54 और 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 भुजा हो गई साहब। और 5 भुजा है तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ये बताइए, होगा या नहीं होगा? होगा ना। चलिए, अब छठे की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर वो छठा दोबारा बता दो। लो भाई छठा और सीखो। छठा फिर देखो, अच्छा सवाल था। छठा सवाल आपका फिर से आप देख लो क्या कह रहा है। एक समबाहुभुज के अंत्य कोणों का योग। मैं दोबारा से बता रहा हूं, अंत्य कोण ध्यान से समझ लेना, और जो बीच में आए उनके समझ में नहीं आएगा बेटा। बहुत कम चांस है कि उनके ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि देखो चीजें एक सिस्टम से चलती हैं तब समझ में आती हैं। फिर भी प्रयास करूंगा कि समझ में आए। उसके 22 कोण के योग के 4 गुना कितना? हाँ बिल्कुल, 360 का 150% भी निकाल सकते हैं। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। बोलो जानते हो कि नहीं जानते? आप कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं। और अभी जस्ट मैंने बताया 360 का अगर सवाल पूछा तो इस बार तो मैंने नहीं करी, लेकिन अब जरूर कर लूंगा, क्योंकि फिर मैंने बता दिया है। अगर ये 360 है तो ये इसका 4 गुना है। अंत्य कोण का योग 22 कोण के योग के 4 गुना है। ये 4 गुना है, तो 360 को 4 से गुणा करोगे तो 1440 आएगा। आएगा। अब मुझे इसमें विकर्ण बताने थे, और विकर्ण बताने के लिए मुझे चाहिए भुजा, कि भुजा कितनी है। बिना भुजा के विकर्ण मैं पता नहीं कर सकता। तो 1440 अंत्य कोणों का क्या मिल रहा है? मुझे योग मिल रहा है। क्या मैं इससे भुजा ज्ञात नहीं कर सकता? आपको कितने सवाल मैंने करा दिए भुजा के। तो इसमें 0 को तो गोली मारो, 0 को तो गोली मारो और 18 का भाग दे दो। 18 का भाग 144 में देंगे, 18 8 144, उसमें 2 और जोड़ दीजिए तो मेरी भुजा आ गई कितनी? 10। भुजा कितनी आ गई मेरी? 10 आ गई। कितनी आ गई? 10 आ गई। और 10 अगर भुजा आ गई तो विकर्ण जो है उनको ज्ञात करने के लिए क्या नियम सिखाया है? जो भुजा है उसमें 3 की कमी करो और 2 का भाग दे दो। 2 से कटा 5 बार, 5 7 35। ये मेरे प्रश्न का हुआ आंसर। क्वेश्चन 7 में डिग्री में आंसर कैसे आए प्लीज? 108। ये मेरा हुआ छठा। और जो ये था उसमें मैंने बताया कि
2 की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू 180 हो गई, 3 की वैल्यू 540। अब 540 जो है वो अंत्य कोणों का क्या मिल रहा है, योग। तो यहां अभी जस्ट मैंने समझाया, 0 को इग्नोर मारो, 18 का भाग दोगे, 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो 3 में 2 जोड़ दोगे तो 5 भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं, 5 हैं, तो 5 का अगर इसमें भाग दोगे तो प्रत्येक कोण 108 डिग्री का आ जाएगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 108 डिग्री का। ठीक है नीतू बेटा, बता दिया है मैंने। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं देते हैं विराम। 1-2 क्वेश्चन और रह गए थे, लेकिन कोई समस्या नहीं है, वो आपके हम मैराथन जो क्लास लेंगे उसमें करवा देंगे। और बहुत अच्छी आपके लिए सूचना है, सोमवार से शुक्रवार तक एप्लीकेशन पर लाइव क्लास चलेगी, और शनिवार को यानी कल हम में से राजस्थान की वीरधरा की जो टीम है उनमें से कोई भी 2 टीचर आपकी मैराथन लेंगे, कम से कम 4 घंटे की। अब कल वो 2 टीचर कौन होंगे उसकी सूचना आपको YouTube पर मिल जाएगी। एक टीचर तो कंफर्म है, दीनदयाल सर कल आपकी 4 घंटे की क्लास लेंगे। तो कल ऐप पर लाइव क्लास नहीं चलेगी, ध्यान रखना, लाइव क्लास चलेगी YouTube पर। तो YouTube पर आप ध्यान रखना, और दूसरा टीचर भी आपको पता चल जाएगा कल कौन क्लास लेने वाला है। बिल्कुल वर्कशीट आज मैं डाल दूंगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं कल पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।